तो वेक्टर स्पेस क्या होता है, एन ओवर ए फील्ड एफ। तो सबसे पहले तो एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया हमने, एन ओवर ए फील्ड एफ। ये कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, एन इज ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम सेट डिफाइन करते हैं तो उसमें सबसे पहले ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, तो इसमें दो ऑपरेशन है। एक है, इसको हम कहेंगे वेक्टर एडिशन, ठीक है, ये इंटरनल ऑपरेशन है। और दूसरी होगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए, तो ये दो ऑपरेशन है, ये कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि n प्लस इज ए आबेलियन ग्रुप। तो आधा काम आपका यहाँ खत्म हो जाता है जब आप ये लिख देते हैं, तो आपका काम यहाँ पे आधा काम खत्म हो गया कि ये कम्यूटेटिव ग्रुप है, आबेलियन ग्रुप है। n जो है वो वेक्टर एडिशन के लिए। तो ये वेक्टर एडिशन जो है वो एक ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन किससे किस में है, v टू b इंटू बी से b में, b नहीं, जो यहाँ पर हम n कंसीडर कर रहे हैं, तो n इंटू n से n। और ये जो ऑपरेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये f से f इंटू n से n में एक ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एक आबेलियन ग्रुप। तो सबसे पहले है कि n प्लस एक आबेलियन ग्रुप है। अब दूसरा क्या है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि यहां पर मान लीजिए मैं अल्फा ले लूं और यहां पे ले लूं v1 प्लस v2, तो ये हो जाना चाहिए अल्फा v1 प्लस अल्फा v2, ठीक है। फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू फील्ड एंड v1 v2 बिलोंग टू वेक्टर स्पेस। यहां पर हम n इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नॉर्म लीनियर स्पेस से रिलेट करेंगे ना इसको, इसलिए हमने n लिया है। नहीं तो इसका नोटेशन कैपिटल V रख सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव में फिर हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फील्ड पे। तो हम मान लीजिए हमने ये ले लिया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा v1 प्लस बीटा v1, ठीक है। फिर सेम फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू फील्ड एंड बीटा v1 बिलोंग टू स्पेस। और तीसरा क्या आएगा कि जो वन है, फील्ड का जो वन है, वो हमको क्या देगा, वो सेम एलिमेंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये वैसे लास्ट में होता है डिस्कस, चलो इसको हम पहले लिख लेते हैं। एक होता है एसोसिएटिविटी, लेकिन वो एसोसिएटिविटी इंटरनल होगी, मतलब फील्ड से और वेक्टर स्पेस दोनों में मिलाकर हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो होगा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा v1 के इक्विवेलेंट। इसको कहते हैं, इसका नाम एसोसिएटिविटी नहीं है एक्चुअली में, ये मैं आपको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एसोसिएटिविटी तब हम कंसीडर करते हैं जब हम एक ही सेट की बात कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पर 1b1 इक्वल टू b1। तो ये शॉर्ट में हो जाता है। यदि आप इसको पहले आबेलियन ग्रुप मान लेते हैं n प्लस को, तो ये आप बहुत ही शॉर्ट में इसको डिफाइन कर सकते हैं। यदि आप इसको आबेलियन ग्रुप नहीं मानेंगे तो आपकी टोटल नंबर ऑफ 8 प्रॉपर्टीज इसमें आएगी, ठीक है। फील्ड आप जानते ही है क्या होता है, फील्ड आपको वैसे ही लेना पड़ेगा फील्ड की डेफिनेशन से ही, और उसको आपको या तो अलग से लिखना पड़ेगा, आप इसमें मिक्स नहीं कर सकते फील्ड को, ठीक है। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? तो ये हम यहां पे ले लेते हैं वेक्टर, यहां पर हम इसको कहते हैं then n is said to be vector space over a field f, ठीक है। f के ऊपर हम यहाँ पे फील्ड ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ऊपर मिटा देता हूं नॉर्म लीनियर स्पेस को, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको हटा के हम यहाँ पर आज वेक्टर स्पेस या इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो लिखा है, ये हमने लिखा है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन। अब हमने वेक्टर स्पेस डिफाइन कर दिया, तो अब हम डिफाइन करेंगे नॉर्म्ड लीनियर स्पेस को, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्म लीनियर स्पेस हो जाएगा लेट अच्छा, एक मैं इससे पढ़ाने से पहले एक और है कि सब स्पेस किसे कहते हैं। सब स्पेस कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, बताइए। तो W मान लो कोई सबसेट है और वो n का सबसेट है, तो इसको हम सब स्पेस कहेंगे यदि अल्फा W1
W1 plus beta W2 should belong to W for all W1 and W2 belong to W and alpha beta belong to field। ठीक है, तो ये एक बहुत ही शॉर्ट में बता दिया मैंने कि सब स्पेस जो है वो एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए जिसे हम कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, कि उसके कोई भी दो एलिमेंट का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है दैट शुड लाई इन दैट विद इन दैट सब स्पेस, देन एवरी सबसेट सच सबसेट्स आर कॉल्ड सब स्पेस। तो हम इस सबसेट को जो कि n का सबसेट है W, इसको हम कहेंगे सब स्पेस। ठीक है, अब हम नॉन लीनियर स्पेस पे आते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखना पड़ेगा हमको, ताकि हम और बेटर हम लोग तभी प्रिसाइजली स्टडी कर सकते हैं। सो लेट n be a vector space over a field of scalars। अब यहां पर हम बहुत ही प्रिसाइजली ले रहे हैं फील्ड ऑफ स्केलर्स, और जब भी कभी भी मैथमेटिक्स में स्केलर्स कहा जाए तो इसका मतलब आपको लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो जनरली स्केलर्स का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यहां पर हम ले लेते हैं, या तो हम आर ले लेते हैं, आइदर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यदि नहीं कहा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, नहीं यदि स्पेसिफिकली कहा जाए तो रियल नंबर लेना है, ये दो ही सेट लेने हैं। ठीक है, तो अब हम इस बात को याद रखोगे आप कि वेक्टर स्पेस कैन बी डिफाइंड ओवर एनी फील्ड, लेकिन नॉर्म लीनियर स्पेस जो हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे प्रिसाइजली, वो या तो रियल नंबर पे डिफाइन करेंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम स्पेसिफिक हो गए। ठीक है, देन a real valued function यानी रियल वैल्यूड फंक्शन। तो एक फंक्शन को हम अज्यूम कर रहे हैं, मान लो कोई फंक्शन है इस तरह का जो कि इस नॉर्म लीनियर स्पेस से, इस स्पेस से, अभी नॉर्म लीनियर डिफाइन नहीं किया हमने, इस स्पेस से रियल नंबर में है। ठीक है, सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग। तो मान लो कि ये कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अब कोई कंफ्यूजन तुमको ना हो इसके लिए तुमको याद रखना है मैट्रिक स्पेस की कंडीशन। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी है, जैसे इनर प्रोडक्ट की कंडीशन, मैट्रिक स्पेस की कंडीशन, नॉन लीनियर स्पेस की, वो थोड़ी थोड़ी सेम है। ठीक है, तो यदि आप उनको उनके बीच का सिमिलरिटी अंडरस्टैंड कर लेते हैं और यदि आप उसको समझते हैं कि वो डिफरेंस है तो डिफरेंस कहाँ है, क्यों है, तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो जो मेमोरी फैक्ट है उस पर विशेष ध्यान देना है कि आपका कैच कहां पर है, ऐसी कौन सी चीजें आप भूल जाएंगे तो आपको उसमें ध्यान, ये ऐसे क्यों आ रही है ना। तो अभी हम इसको मैट्रिक स्पेस से रिलेट करेंगे, पर अभी हम यहां लिख देते हैं सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सबसे पहले है कि नॉर्म ऑफ एवरी एलिमेंट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू स्पेस, वेक्टर स्पेस। तो किसी भी वेक्टर स्पेस, अब चूंकि हमने फंक्शन ले लिया तो फंक्शन ले लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक एलिमेंट का नॉर्म होगा, और नॉर्म मैप कहां होगा, रियल नंबर में। ठीक है, तो ये क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। तो नॉर्म हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, दूसरा है x इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज 0। जीरो वेक्टर का नॉर्म जो है वो 0 होता है। ठीक है, बाकी सारे वेक्टर का नॉर्म क्या होगा, नॉन 0 होगा। दूसरा है अल्फा x इक्वल टू अल्फा और x। ठीक है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू k एंड x बिलोंग टू n। ठीक है, तीसरा लास्ट वन क्या हो जाएगा, इसको भी हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। x प्लस वाई का जो नॉर्म होगा वो हो जाएगा x नॉर्म इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y फॉर ऑल x एंड y बिलोंग टू वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं देन फंक्शन दिस इज कॉल्ड एज नॉर्म एंड
द पेयर तो नॉर्म लीनियर स्पेस के ऊपर जो हमने ये डिफाइन किया है इज कॉल्ड एज नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, ठीक है, नॉर्म लीनियर स्पेस। अब हम इस क्लास में इसको आगे एनएलएस से डिफाइन करेंगे, एनएलएस से हमने इसको एब्रिविएशन दे दिया, इज डिफाइंड एज नॉर्म लीनियर स्पेस, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि ये एक्चुअली में कह क्या रहा है और ये इसका क्या मतलब निकलता है, ठीक है। तो नॉर्म का जो रफ मीनिंग है, जो लूज मीनिंग है इसका, वो है लेंथ ऑफ ए वेक्टर। अब हम मैट्रिक की तरफ आ गए। मैट्रिक में हमने क्या बोला था कि दो एलिमेंट है तो दो एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा, यदि वो दोनों अलग अलग पॉइंट पर दो आदमी खड़े हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, और यदि उनकी बीच की डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब है कि वो एक ही पॉइंट पर खड़े हैं, राइट। अभी क्या है, अभी हम लंबाई नाप रहे हैं किसी चीज की, तो लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा नॉन नेगेटिव ही होगी, और केवल 0 वेक्टर की लंबाई ही 0 होगी। तो आप वेक्टर को कैसे देखेंगे, ज्योमेट्री के अंदर आप मान लो R3 में देखेंगे, R3 यूक्लिडियन स्पेस में देखेंगे, तो आप वेक्टर्स को अज्यूम कर लीजिए, उसमें वेक्टर्स ड्रॉ कर लीजिए जो कि आर्बिट्रेरी लेंथ के और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर का लेंथ 0 कब होगा, जब वो वेक्टर 0 हो, ठीक है, मतलब वो वेक्टर एक्चुअली में ना हो, वो उसकी लेंथ 0 हो, वो एकदम 0 पॉइंट पर हो, 0 हो एकदम, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। अभी कोई भी वेक्टर को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड में क्या चेंज आएगा। मान लीजिए कोई वेक्टर हमको दे दिया है, मान लो कि हम 0 से 1 लाइन को जोड़ने वाले, किसी 1 पॉइंट को जोड़ने वाले किसी वेक्टर को अज्यूम करें, उसको इमेजिन करें, और मैं उसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा, उसके वेक्टर की लेंथ में उस स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो स्केलर क्वांटिटी हमने ली है उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू, उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। वेक्टर की लेंथ जो है वो इसके जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ओरिजिनल वेक्टर की लेंथ इनटू स्केलर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगी। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। मान लीजिए इस वेक्टर को मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 0 0 और 1 1 1 को जोड़ने वाले वेक्टर को मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वेक्टर 2 गुना हो जाएगा, ये तो पता है, कंफर्म, राइट। अच्छा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी वो अलग बात है, पर हमको डायरेक्शन से यहाँ पर पर्टिकुलरली मतलब नहीं है, हम बात कर रहे हैं नॉर्म की, विच इज ए लेंथ ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तीसरा है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अभी ट्रायंगल इनइक्वालिटी को देखने के लिए हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फिजिक्स का ट्रायंगल लॉ देखना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर्स को वहां ट्रायंगल की फॉर्म में वैसे ही समझाया गया है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, ठीक है। वैसे तो आप इसको आराम से मैट्रिक स्पेस से कनेक्ट कर सकते हो। तो यदि मैं यहां पर x लूं, यदि इस वेक्टर को मैं x अज्यूम कर रहा हूं, आप अभी मुझे आपका रेस्पॉन्स चाहिए यहाँ पे, है ना, और इस वेक्टर को मैं यहाँ y अज्यूम कर रहा हूं, तो ये वेक्टर क्या होगा, कोई बता सकता है? x प्लस वाई होगा। और यदि मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूं तो क्या होगा, ये माइनस क्या माइनस -x प्लस -x माइनस वाई -x प्लस वाई -x माइनस वाई x प्लस वाई प्लस तीनों का सम हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। हाँ, ओके, माइनस ऑफ ब्रैकेट ऑफ x प्लस वाई। हाँ, तो -x माइनस वाई हो गया देखा जाए तो वो। हाँ, यस सर। ओके, तो फिजिक्स में ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि यदि कोई ट्रायंगल है, उसकी 3 साइड्स है, ठीक है, तो उसकी एक साइड मान लो कि वेक्टर x है और उसकी दूसरी साइड जो है वो है वेक्टर y, लेकिन उन दोनों की डायरेक्शन एक ही है, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक लूप बना रहे हैं, ठीक है। तो जो तीसरी साइड होगी वो x प्लस वाई होगी, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उन दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट में होगी, ठीक है।
उस लूप को ब्रेक करेगी, वो उस लूप को बनने नहीं देगी। ठीक है, तो यदि मैं इसमें एरो डाउनवर्ड ले लूं तो मेरा एक लूप कंप्लीट हो जाएगा। देखो पॉइंट एक्स पे जा रहा है, फिर वाई के थ्रू जा रहा है, फिर इधर जाएगा, फिर तो एक लूप बन जाएगा। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि जो तीसरा वेक्टर होगा, ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है वो x प्लस वाई है। ठीक है, यदि मैं इसको x, अभी यहाँ पे हम वेक्टर ले रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पे हमारे लिए। तो इसकी डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन। ठीक है, तो इसकी जो तीसरी साइड होगी वो क्या करेगी, इस लूप को चेंज करेगी। अब मैं आपको दूसरा बनाकर यदि पूछूंगा तो आप आराम से मुझे जवाब दे दोगे, है ना। तो मैं यहाँ पर एक और ट्रायंगल बना देता हूं और यहाँ पर मैं लिख देता हूं x और यहाँ पर मैं लिख देता हूं y। एक मिनट, यहां पर मैं लिख देता हूं y। ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं, अब ये क्या होगा बताओ, तीसरा वेक्टर क्या होगा मुझे बताओ आप। सोच के बताओ जल्दी। माइनस एक्स प्लस वाई। माइनस वाई x, माइनस y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स प्लस। हाँ वही है, माइनस एक्स प्लस वाई लिख देते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बताया आपने मुझे कि माइनस एक्स प्लस वाई होगा। तो वही सर जेड, उसको जेड मान के फिर से ट्रायंगल सम लगा के। तो ये ट्रायंगल सम किस पे लगेगा अभी, वाई को रिवर्स करके सर वो लूप वाला फॉलो करके फिर निगेटिव डायरेक्शन लगाएंगे। हाँ एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि उसको कोई अननोन मान लो, अननोन जेड मान लो। ठीक है, और उस पे फिर आप ट्रायंगल लगाओ वाई पे। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इसको जेड मान लेता हूं। ठीक है, तो मेरा वाई क्या फॉलो करना चाहिए, देखो ये जेड और एक्स मिलके क्या कर रहे हैं, जेड और एक्स मिलके एक लूप बना रहे हैं, है ना। और ये वाई क्या कर रहा है, उस लूप को तोड़ रहा है। तो y इक्वल टू जेड प्लस एक्स आना चाहिए, करेक्ट है। तो z फिर क्या आ जाएगा अपने आप, ठीक है, z आ जाएगा आपके y माइनस एक्स। यस सर। तो ये ध्यान रखना है आपको कि तीन वेक्टर है, या तो वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, या उनमें से कोई भी एक वेक्टर ऐसा होगा जो उस लूप को तोड़ेगा। तो जो वेक्टर उस लूप को ब्रेक कर रहा है, जो उसके अपोजिट जा रहा है, अनडिसिप्लिन्ड है वो, ठीक है, वही वेक्टर होगा जो दूसरे दोनों वेक्टर का सम होगा। ये ध्यान रखना है। छोटे बड़े से मतलब नहीं है, यहाँ पे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप दो बड़े बड़े बना लो और एक छोटा सा बना लो, एक छोटा सा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो फिर उन दोनों का सम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अभी क्या, अब तो इससे हम क्या निकालते हैं, इसको हम रिलेट कर रहे हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप भूलो नहीं, ठीक है, आप उसको याद रखो हमेशा उस रूल को। तो यहां पर हमारा आ जाता है कि x प्लस वाई इज लेस देन एक्स प्लस वाई। तो अब हम लगाते हैं अपना ज्योमेट्री वाला ट्राइंगल लॉ, जो ये कहता है कि कोई भी ट्राइंगल की दो साइड्स का जो सम होता है वो तीसरी साइड से हमेशा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम देख चुकी वेक्टर्स को ट्राइंगल में लगा दिया, तो अब हमें पता चल गया कि एक x है, एक y है और एक x प्लस वाई है। तो जाहिर सी बात है कि x प्लस वाई की जो लंबाई होगी दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू लंबाई ऑफ लेंथ ऑफ x प्लस लेंथ ऑफ y। इज दैट ओके? यस सर। ओके, तो ये हो गया हमारा नॉर्म लीनियर स्पेस का बेसिक मीनिंग। ठीक है, अब जो सबसे महान थ्योरम आती है, जो कि जिसकी वजह से हम ये सब चीजें हमको करनी पड़ रही है, वो है कि थ्योरम कहती है कि एवरी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस। एवरी नॉर्म्ड एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस विद द मैट्रिक। अब हमको मैट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो नॉर्म लीनियर स्पेस क्या कर रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट का फंक्शन की बात कर रहे हैं। नॉर्म लीनियर स्पेस क्या करता है, कोई भी एक पॉइंट को हम आर में मैप कराते हैं, करेक्ट। और मैट्रिक क्या करते हैं, दो एलिमेंट को आर में मैप कराते हैं, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमको अब इस तरह से नॉर्म को लिखना है कि वो दो एलिमेंट का हो जाए, है ना।
इज ए मैट्रिक स्पेस विद द मैट्रिक डिफाइंड बाई, तो हम क्या करेंगे, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। तो अब हमने मैट्रिक डिफाइन कर ली कि वो दोनों पॉइंट जो है, क्या तो आप इसे 3 डायमेंशन में जब आप कोई चीज देखते हैं तो या तो आप एक पॉइंट के रूप में देख सकते हैं या आप उसे एक वेक्टर की फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने कोई पॉइंट ले लिया, मान लो 1 2 3 ले लिया R3 में, ठीक है। तो 1 2 3 आप इसे एक पॉइंट की फॉर्म में भी देख सकते हैं और आप इसे एक वेक्टर की फॉर्म में देख सकते हैं जो कि 0 0 0 को 1 2 3 से कनेक्ट कर रहा है और उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये चीजें ऐसे होती है ना। तो अब जब हम यहाँ पर डिफरेंस ले रहे हैं, डिफरेंस मतलब डिस्टेंस फंक्शन ले रहे हैं एक्स और वाई का, मतलब एक्स और वाई का डिस्टेंस क्या है, तो वो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई का लेंथ, ठीक है। ज्योमेट्री में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। ज्योमेट्री में भी जब आप 2 पॉइंट लोगे तो उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, उन दोनों वेक्टर्स की जो डिस्टेंस होगी उनको हम दोनों वेक्टर्स के रिलेटेड जो पॉइंट है, जो पॉइंट मैंने पॉइंट को वेक्टर से जो भी रिलेट करके आपको बताया, उन पॉइंट का जब आप सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो उस वेक्टर की लेंथ वो आएगी, ठीक है। तो ये आपको एक एक्सरसाइज हो जाएगी कि आपको इसको शो करना है, एक्सरसाइज है, ये बहुत छोटी एक्सरसाइज है, ठीक है। आपको शो करना है कि शो प्रूव द अबव थ्योरम, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ना लिख के इसको लिख देता हूं प्रूफ, ठीक है। प्रूफ इज एज एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये आप करिए इसको, आपको मजा आएगा इसमें। ओके, अब हम आते हैं एक बहुत अच्छी चीज पर, वो है कॉची सीक्वेंस, ठीक है। बड़े ही मतलब क्रांतिकारी चीज है कॉची सीक्वेंस, एकदम हर जगह एकदम अपना भौकाल मचा के रखता है कॉची सीक्वेंस, ठीक है। तो कॉची सीक्वेंस क्या है, क्योंकि ये कहीं पर ये कन्वर्ज होता है, कहीं पर कन्वर्ज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन है कन्वर्जेंस, ऐसा दिखने में लग रहा है कि कन्वर्ज हो जाएगा, लेकिन हो जाए जरूरी नहीं है। कोई स्पेस होता है जहां पर ये कन्वर्ज हो जाता है, कहीं पर कन्वर्ज नहीं होता। तो जैसे रियल एनालिसिस है, ठीक है, रियल नंबर सिस्टम है, उसमें क्या होता है, कन्वर्ज होता है। तो हम पढ़ते हैं कि ये सीक्वेंस इज ए कॉची सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ इट इज कन्वर्जेंट। तो हमको समझ में नहीं आता है कि जब कन्वर्जेंट पढ़ रहे हैं तो कॉची सीक्वेंस क्यों पढ़ रहे हैं, ये दोनों तो एक ही चीज है। लेकिन नहीं, कोई चीज कैसी दिख रही है वो अलग बात है, और मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म पर वो एक्चुअली में कैसे निकल के आती है वो अलग बात है, ठीक है। कॉची सीक्वेंस हमेशा हर स्पेस में कन्वर्जेंट नहीं होते। तो मैं एक व्हाइट बैकग्राउंड बना रहा हूं अभी, ओके। तो आते हैं कॉची सीक्वेंस पे। अब हम क्या करेंगे, देखो जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमने देखो जो वेक्टर स्पेस होते हैं उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है।
और जो मैट्रिक स्पेस होते हैं उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। मैट्रिक स्पेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसमें हम चूंकि उसमें आर होता है, रियल नंबर होता है, जहां जहां रियल नंबर का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि वेक्टर स्पेसेस में नहीं होता है जनरली, ठीक है, जब तक कि आप उसे आर पर ही ना डिफाइन करो, ठीक है, आर पर या सी पर डिफाइन ना करो, किसी और फील्ड पर डिफाइन करो, तो उसमें रियल नंबर रियल नहीं होता कुछ भी, है ना, तो उसमें डिस्टेंस को ढंग से हम देख नहीं पाएंगे, है ना, और मैट्रिक में हमेशा डिस्टेंस होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं मैट्रिक स्पेस में ओपन बॉल, ओपन सेट, क्लोज सेट, इंटीरियर पॉइंट, ये सब जो है ये इसकी एक पूरी दुनिया है, लिमिट पॉइंट, है ना, क्लोजर, इसकी एक पूरी, तो ये चीज उसमें आती है मैट्रिक में। अब हमने क्या किया कि वेक्टर स्पेस में मैट्रिक डिफाइन कर दी, है ना, थ्रू नॉर्म, राइट। तो अब हमारी जो भी डेफिनेशन होगी वो अब नॉर्म के थ्रू हो जाएगी। मतलब अब हम क्या कर सकते हैं कि वेक्टर स्पेस में एक ओपन सेट डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हम पहले नहीं कर सकते थे, ठीक है। मैट्रिक डिफाइन होने के बाद अब हम ओपन सेट डिफाइन कर सकते हैं, क्लोज सेट डिफाइन कर सकते हैं, ओपन बॉल डिफाइन कर सकते हैं, क्लोज बॉल डिफाइन कर सकते हैं, ये सब हम डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि अब हमको मिल गया है मैट्रिक, ठीक है। तो यही उपयोग है एक नॉर्म का, क्योंकि नॉर्म क्या करते हैं, इस थ्योरम जो मैं हमने लिखी है यहाँ पे कि नॉर्म स्पेस, नॉर्म लीनियर स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस, ठीक है, तो उससे हम उसको नॉर्म को डिफाइन कर देंगे, तो हम बहुत सारी चीजें डिफाइन कर देंगे। तो सिमिलर बेसिस पे अब हम डिफाइन करेंगे कॉची सीक्वेंस। तो कॉची सीक्वेंस डिफाइन करने के लिए भी हमें एक मैट्रिक चाहिए होती है, तो अब हमें वो मैट्रिक मिल गई, तो अब हम कॉची सीक्वेंस डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो ए सीक्वेंस अब हम यहाँ पे एक सीक्वेंस ले लेते हैं, xn in NLS is said to be Cauchy sequence if, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेल्टा एप्सिलॉन को अपने दिमाग में एकदम रखो कि डेल्टा एप्सिलॉन का क्या करना है हमें। तो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, अब कॉची सीक्वेंस में यहां डिफर कर जाते हैं कॉची सीक्वेंस, ठीक है। कॉची सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, एक नेचुरल नंबर लेंगे, यहाँ पे नेचुरल नंबर ले लिया हमने, नेचुरल नंबर बिलोंग टू दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन नॉट सच दैट norm of xn minus xm is always greater than, always less than epsilon for all n and m which are greater than equivalent to n naught, ठीक है। रियल नंबर सिस्टम में भी ये ऐसे डिफाइन होता है। यहां पर हम क्या करेंगे कि एक n नॉट डिफाइन करें, तो जैसे जैसे एप्सिलॉन हम छोटा लेंगे, देखो कॉची सीक्वेंस क्या कर रहा है, वो छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, मतलब वो एक पॉइंट को कन्वर्ट करता जा रहा है, वो कन्वर्ट करे नहीं करे ये अलग बात है ना, लेकिन वो एक उसकी तरफ वो अप्रोच कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो एलिमेंट जो है उसके उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। अब हम यहाँ डिफरेंस का मतलब, जब हम डिफरेंस वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम उसको नॉर्म के सेंस में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो हमने जैसे जैसे हम एप्सिलॉन को और छोटा लेंगे हमें एन नॉट जो नेचुरल नंबर है वो और बड़ा मिलेगा, ठीक है, कि उस एन नॉट से ऊपर कितना भी कोई से भी दो एलिमेंट यदि हम ले लें उस सीक्वेंस के, तो उनके डिफरेंस का नॉर्म जो हो जाएगा वो एप्सिलॉन से कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहीं नहीं कह रहा है कि आपका सीक्वेंस कन्वर्ट करेगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो किसी एक्स को अप्रोच करे, नहीं, पर हाँ वो मतलब ऐसा रिसेम्बलेंस है उसमें, अप्रोच करने वाला रिसेम्बलेंस उसमें है, लेकिन ये कर नहीं रहा है, ये जरूरी नहीं है कि ये करे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूअस फंक्शन वैसे तो मैंने डिफाइन कर दिया है इसमें, तो हम एक बार और डिफाइन करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन को कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है कि if m and n to NLS एंड, तो दो नॉर्म लीनियर स्पेस ले लिया हमने m and n और एक फंक्शन डिफाइन किया हमने m से n में, ठीक है। देन
f is continuous, if f is continuous, con continuous, if whenever, if when xn is converging to x, then fxn also converges to fx. तो ये एक बहुत ही जनरल मीनिंग है इन m, ये किसमें है, m में है, और ये किसमें है, n में, ठीक है। तो एक बहुत ही जनरल डेफिनेशन है, ये सभी जगह यूज होती है, ये अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास दो नॉर्म लीनियर स्पेस है, डिफरेंट है, लेकिन m का नॉर्म अलग है और n का नॉर्म अलग है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे कि xn शुड कन्वर्ज टू x, तो वो किस में होना चाहिए, वो m वाले नॉर्म में होना चाहिए, पहले स्पेस के नॉर्म के हिसाब से वो कन्वर्ज करना चाहिए। कन्वर्जेंस की भी एक डेफिनेशन है नॉर्म लीनियर स्पेस में, ठीक है। तो वो उस हिसाब से करना, और दूसरा वाला क्या होना चाहिए, दूसरे वाले नॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये एक डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई थी कि डिस्टेंस जो है आपका एक ऐसा x एग्जिस्ट करना चाहिए, xn जो है वो एक ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि कोई भी f डेल्टा, क्योंकि हमने मैट्रिक अब डिफाइन कर दी, तो हम प्रीवियस डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं कंटिन्यूटी की प्रीवियस डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है। ये है कि दो स्पेस है, ठीक है, दो मैट्रिक स्पेस है x और y, और d1 d2 दो मैट्रिक है, ठीक है। तो हम इस फंक्शन को कंटीन्यूअस फंक्शन कहते हैं। तो किसी एक पॉइंट पर पहले कंटिन्यूटी डिफाइन करते हैं, फिर उसको हम जनरल कर लेंगे, ठीक है, कि इफ इट इज कंटीन्यूअस एट ईच ऑफ द पॉइंट देन वी विल से दैट इट इज कंटीन्यूअस, ठीक है। तो कंटीन्यूअस एट x नॉट इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन fx एंड fx नॉट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच व्हेनेवर x एंड x नॉट का डिफरेंस जब भी डेल्टा से कम हो, तो इसका जो फंक्शन का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। यदि वो हमेशा इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो हम उसको कंटीन्यूअस कहते हैं। दोनों एक ही चीज है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, नेक्स्ट रिजल्ट पे आते हैं। कॉची सीक्वेंस हो गया, और अब हम आते हैं जो जिसके लिए हमने कॉची सीक्वेंस डिफाइन किया है, वो अब आ जाते हैं वहां पे। इसको हम कहते हैं बनाक स्पेस। अब हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, वो है बनाक स्पेस। तो अब हम करेंगे कंप्लीट को ही बना कहते। तो कंप्लीट एक बहुत ही जनरल टर्म है, कंप्लीट एक बहुत ही जनरल टर्म है जो कि हर जगह काम आता है, अलग अलग तरह की स्टडीज में काम आता है। तो हम कहेंगे ए NLS इज said to be complete if every Cauchy sequence is in N is convergent in N, ठीक है। तो एक NLS है, नॉर्म लीनियर स्पेस N है, वो कि N है, is said to be complete if for every Cauchy sequence in N is convergent if every Cauchy sequence in N is convergent in N, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला है कि हर एक Cauchy sequence कन्वर्जेंट होना चाहिए, पहला। दूसरा है कि जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है वो पॉइंट उस सेट में ही होना चाहिए। तो हम इसको अभी तो हमने लिखा है नॉर्म लीनियर स्पेस के, पर हम इसे किसी सेट के लिए भी लिख सकते हैं। मान लीजिए नॉर्म लीनियर स्पेस N है और उसका कोई सबसेट है मेरे पास, तो सबसेट को भी कंप्लीट हम तभी कहेंगे, मतलब किसी भी सेट को किसी भी स्पेस में हम कंप्लीट तब कहते हैं जब हर एक Cauchy सीक्वेंस कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो आप में से कोई ऐसे नॉर्म लीनियर स्पेस का या ऐसे सबसेट का एग्जांपल दे सकता है जो कंप्लीट नहीं है? किसी सेट का एग्जांपल दीजिए जो कंप्लीट नहीं है।
open Set zero of all close positive one. real number. सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छा, ये कैसे नहीं है कंप्लीट? 1/n ओके कन्वर्ज नहीं करेगा इसमें। ओके, गुड गुड। तो 1/n क्या है? अभी फिर से वही बात आ गई कि 1/n क्या है। 1/n एक कॉसी सीक्वेंस है, क्योंकि वो छोटा होता जा रहा है, और वो कन्वर्ज कर रहा है किसी पॉइंट को, तो कर रहा है, लेकिन वो पॉइंट वहां है नहीं, उस सेट में है नहीं, जो सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर उसमें है नहीं वो। ठीक है, किसी ने 0 1 भी बताया, वो भी वही एग्जांपल हुआ। ठीक है, ओपन इंटरवल 0 1 भी कम। तो यहाँ पर आपने क्या लिया, ये एक ऐसा सेट ले लिया, एक इंटरवल टाइप ले लिया, तो उसमें हमने बाउंड्री नहीं ली, तो वो चूंकि लिमिट थी, तो हमने लिमिट इस तरह से हमने बना लिया। ठीक है, एक है रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कंप्लीटनेस, जो उसे, मतलब ये एक अलग थ्योरी है कि रियल नंबर को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, जो रियल नंबर की जो डेफिनेशन की जो फंडामेंटल पॉइंट्स है जिनसे वो रियल नंबर डिफाइन होता है, वहां कंप्लीटनेस ही एक ऐसी चीज है इसको रैशनल नंबर नहीं डिफाइन करता है। ठीक है, ओके। तो अब हम आ जाते हैं इसमें बनाक स्पेस को अब हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हम रेडी हैं बनाक स्पेस को डिफाइन करने के लिए। तो यहां हम आ जाते हैं बनाक स्पेस। ए नॉर्म लीनियर स्पेस is said to be Banach space called as Banach space if it is complete। ठीक है, ठीक है, तो हमने डिफाइन कर दिया। आप उसको डायरेक्ट भी डिफाइन कर सकते हो कि इफ इन ए नॉर्म लीनियर स्पेस एवरी कॉसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन वी कॉल दैट बनाक स्पेस। तो ये बनाक स्पेस का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स को और कुछ चीजों को जो एग्जांपल नहीं है। ठीक है, बनाक स्पेस के, जो नॉर्म लीनियर स्पेस तो है लेकिन बनाक स्पेस नहीं है। तो आपका जाएगा एग्जांपल में। तो अब हम यहाँ पर वो सारे एग्जांपल दे सकते हैं जो हमने उधर बनाए हैं। ठीक है, रियल नंबर सिस्टम में बनाया। तो पहला क्या है, जो रियल नंबर है वो क्या है, यूक्लिडियन स्पेस जो है वो क्या है, बनाक स्पेस का एग्जांपल है। ठीक है, और जो रैशनल नंबर है वो क्या है, इज नॉट ए बनाक स्पेस। अब यहाँ पे हम सब चीज यूजुअल ले रहे हैं, ये हम एक वेक्टर स्पेस अज्यूम कर रहे हैं जो अपने ही फील्ड पर डिफाइंड है, और उसके बाद में इसमें एक यूजुअल मैट्रिक ले रहे हैं जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स है। ये सब हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आप इसको एक बार एक चेक करोगे कि ये बनाक स्पेस है कि नहीं है, और क्यों